डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। काफ़ी आसान टॉपिक और इक्विलिब्रियम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल के स्टेटमेंट के बारे में, इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे हर एक तरीके से, ताकि हमसे इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझ सकें और कॉन्सेप्ट को ही ना समझे, इससे आने वाले जितने भी प्रॉब्लम है उसको आसान तरीके से हम समझ सकें। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ली चैटेलियर जो प्रिंसिपल है ये इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है। वो भी इक्विलिब्रियम के कौन से टॉपिक का? केमिकल इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक है। इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में बांटते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का नहीं है, ये जो पार्ट है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। साथ में ये भी समझना जरूरी है इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आपको इक्विलिब्रियम समझ में आना चाहिए कि कब हम कहेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो हम तभी कहेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को कि वो इक्विलिब्रियम पे है जब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तब हम कहेंगे कि वो जो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो अब चला गया है किस चीज़ पे? इक्विलिब्रियम पे। तो रिएक्शन दो तरीके का, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पार्ट है कौन सा? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम ये भी आपको समझाएंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे रिएक्शन कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको समझना होगा किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो देखिए ये कोई हमारे पास क्या है, ए कोई रिएक्टेंट है ए, और अकेले तो रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्शन करने के लिए दो दो चाहिए। ए बी रिएक्शन कर कर करके बना रहा है सी, और क्या बना रहा है? डी बना रहा है। ये है गैस फेज में, ये भी गैस और ये भी गैस और ये भी गैस। ये रिएक्शन चला गया है इक्विलिब्रियम पे और इसका सिंबल होता है ये हाफ एरो कर करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड है ये कहलाएगा क्या? ये कहलाता है आपको प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ शर्त यही है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट हो चुका है, तो ये रिएक्शन चला गया इक्विलिब्रियम पे। अब इसके लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखेंगे क्या? Kc, तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको पहले लिखना होगा और इसको डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है हमारे पास A और B, और स्क्वायर ब्रैकेट से इसको लिखना जरूरी है। जब कंसंट्रेशन ऑफ A हम पढ़ रहे हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप स्क्वायर ब्रैकेट से ना रिप्रेजेंट कर करके ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब ये रिएक्शन चला गया है किस चीज़ पे? इक्विलिब्रियम पे चला गया है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी कोई इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होता है तो एक क्लोज्ड कंटेनर में होता है। तो चलिए इसको हम ऐसे कर करके घेर लेते हैं कि ये कंटेनर है और ये कैसा कंटेनर है? ये क्लोज्ड कंटेनर है। क्लोज कंटेनर होगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हमेशा वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है? फिक्स्ड, यानी कांस्टेंट होगा। आपको वॉल्यूम दिया रहेगा प्रॉब्लम में कि वॉल्यूम इसका इतना है, हमेशा ये दे ही दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसमें किसी चीज़ को चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करेंगे, तो इसके अब यहीं से सोचना शुरू करिए कि जब हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो जैसे ही इसको हम इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और प्रोडक्ट का हम जब कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किधर? टुवर्ड्स द रिएक्टेंट जाना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर के क्या करेगा? आपस में मिलकर के ये दोनों आपस में मिलकर के रिएक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा।
तो कोई भी, और लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि फिर से ये अपने इक्विलिब्रियम के पोजीशन को ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ समय के लिए हम डिस्टर्ब होते हैं और फिर एज यूजुअल अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को किसी ने बढ़ाया तो कुछ समय के लिए ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, फिर से प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो अगेन प्रोडक्ट मिल करके क्या बनाना शुरू करेगा, रिएक्टेंट बनाना शुरू करेगा। तो अगेन ये किस पोजीशन पे चला जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे चला जाएगा। तो आप थोड़े समय के लिए इसके रिएक्टेंट को के रिएक्शन के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं या इसके प्रेशर को चेंज करते हैं या इसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब होगा, लेकिन ऐसे फिर वो अपने पोजीशन को फिर से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इससे ऐसे पता चलेगा जैसे लगता है कि कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। और यही स्टेटमेंट कहता है कौन, ली चिटेलियर प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ ए सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम हम मान लिए हैं कि एक बाउंड्री से घिरा हुआ एक कंटेनर है और ये सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम पे चला गया है। इट्स सब्जेक्टेड टू ए चेंज, इसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। तो किस किस चीज़ का, ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन सच ए वे एज टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ द चेंज, यानी इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट हुआ जैसे कि इसमें कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो जब हम किसी सिस्टम, इक्विलिब्रियम के सिस्टम को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, एक तरीके से कहें तो किस किस चीज़ को चेंज कर करके, कंसंट्रेशन को चेंज कर करके, प्रेशर को चेंज कर करके, टेम्परेचर को चेंज कर करके, तो कुछ समय के लिए इसमें बदलाव आया और फिर ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है। और यही प्रिंसिपल कौन कहता है, ली चिटेलियर प्रिंसिपल कहता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट, तीनों इफेक्ट अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इफेक्ट ये डालता है कंसंट्रेशन का, कैसे प्रेशर का और कैसे टेम्परेचर का। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन तीनों के इफेक्ट को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ सीख लेते हैं। अब आइए चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसा कि अभी आपको हम बता ही रहे थे कि चेंज इन कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन यदि आप किस चीज़ का, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्ट बनने लगेगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट। और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का यदि आप इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फेवर ऑफ रिएक्टेंट। और ये सब क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज किए या प्रोडक्ट का चेंज किए। चेंज करने का मतलब या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं, तो यहाँ हम कंडीशन ले लिए बढ़ाने का, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फेवर ऑफ प्रोडक्ट, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फेवर ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर से इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, वॉल्यूम। यदि आप किसी भी इक्विलिब्रियम के सिस्टम को के प्रेशर को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच देयर इज ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए ये कोई एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं ए और बी, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और बना रहा है सी और डी। ठीक है, सब गैसियस है। इसका कोएफिशिएंट मान लीजिए कि 2 मोल है, इसका हम कर दिए 3 मोल, इसका कुछ नहीं अभी किए हैं, बैलेंस करने पे कुछ तो कुछ बदलाव आता ही, आप समझ ही रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया यहाँ इधर कितना, 2 ए का और 1 बी का, तो इधर 3 नंबर ऑफ मोल्स हो गया किसका, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का कितना हो गया, 4 नंबर ऑफ मोल्स सी और डी। तो जब इस सिस्टम का, ये इक्विलिब्रियम के सिस्टम के यदि आप प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जैसे ही प्रेशर को जब आप इंक्रीज करिएगा तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाएगा जिधर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, कम है। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल तो इधर ही है ना, रिएक्टेंट की तरफ, तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम क्या कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट रिएक्शन कर करके रिएक्टेंट के अमाउंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो देखिए चेंज ऑफ प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ा थोड़े समय के लिए, कि इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा
और शर्त यही है कि ये जितने भी जिसका आप मोल्स लीजिएगा वो सब का सब गैसियस स्टेट में होना चाहिए। सॉलिड या लिक्विड हो गया तो उसका हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेते हैं, ठीक है। इफ देयर इज ए नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन ए रिएक्शन, ये प्रेशर चेंज डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। यदि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स यदि हो जाता 4 and 4 तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिखेगा लंबा लंबा, इसमें देखिएगा आप कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़ा बड़ा लिखेगा, लेकिन आपको समझ लेना, डेटा भी देगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि जब दोनों तरफ रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी नंबर ऑफ मोल्स यदि क्या आ रहा हो आपको सेम आ रहा हो तो प्रेशर आप बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, इक्विलिब्रियम के सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ली चेटेलियर के अकॉर्डिंग। ये इनका किनका कहना था? ली चेटेलियर का कहना था कि यदि आप प्रेशर को चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स बोथ साइड्स क्या हो, सेम हो। लेकिन प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं तो उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स क्या हो, कम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किस चीज़ पे? टेम्परेचर पे। तो चलिए टेम्परेचर पे हम बात करते हैं। देखिए चेंज इन टेम्परेचर, पहला हम लोगों ने देखा कौन सा फिर से रिवीजन कर लीजिए। पहले कंसंट्रेशन को देखें कि कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। और अब देखने जा रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को जब हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए कि क्या पड़ेगा। तो रिएक्शन जो आपका जो होता है, केमिकल रिएक्शन जो भी होता है, या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक होगा। केमिकल रिएक्शन तो दो ही तरीके का, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने के लिए क्या करना पड़े, हीट को देना पड़े, एनर्जी को देना पड़े, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन हो रहा और इससे उससे हीट जनरेट हो तो वो हो जाएगा कौन सा? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों पे आपको फोकस करना होगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो इसी से आप इफेक्ट पता लगा लीजिएगा कि जब हम टेम्परेचर को जब चेंज कर रहे हैं तो कौन कौन सा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए देखिए हम लोग, तो चेंज इन टेम्परेचर। तो इफ द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन इन विच हीट कैन बी यूज्ड। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन चला जाएगा किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन है और उसमें आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन है वो चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और भी इफेक्ट है जैसे एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज। ये तो कई बार पूछ चुका है कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेज का इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ एक कंडीशन ले लेते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ क्या लिए हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम भी ले लिए हैं और कांस्टेंट प्रेशर भी ले लिए हैं। तो देखते हैं कि इनर्ट गैस को जब हम मिलाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए कि क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। अब ये तो कंटेनर तो बंद है और इसमें आप इनर्ट गैस को क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं इनर्ट गैस को। और वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और इसमें कोई जा रहा है गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो अंदर तो खलबली मचेगा। खलबली में मचने की वजह से, जैसे आपके पास कोई एक रूम है ऐसे समझिए, और आप मज़े से इसमें रहते हैं 2 आदमी, और कोई और भी आ जाएगा तो आपको नहीं लगेगा कि यहाँ और भी इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते जा रहा है। आपके दिमाग का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इनर्ट गैस को आप इसके अंदर आप पुट करिएगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर का ये सब इसके कंटेनर के वॉल पे क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। तो टोटल प्रेशर विल इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो ये कंटेनर तो बंद ही था तो ये तो सेम ही है। तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला इक्विलिब्रियम का नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन में कुछ भी बदलाव नहीं आया इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। एट कांस्टेंट प्रेशर आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम टोटल वॉल्यूम विल इंक्रीज कर जाएगा।
नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या करेगा, वेरीज करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच देयर इज ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। ये जस्ट प्रेशर का आपका क्या है, अपोजिट है। ये किसका जस्ट अपोजिट है, ये जो पॉइंट है मेन पॉइंट आपका यही है। ये मेन पॉइंट आपको कहता क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यदि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप क्या करते हैं, इनर्ट गैस को आप पुट करते हैं उस कंटेनर में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा नहीं करेगा इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ऐसे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। केवल इफेक्ट पड़ता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, समझ गए। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे यदि आप पुट करते हैं इनर्ट गैस को, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आप पढ़ रहे थे वहाँ जो प्रेशर के टर्म में था उसका जस्ट ये अपोजिट है। प्रेशर के टर्म का ये जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा, चाहे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उस तरफ की ओर इक्विलिब्रियम ये क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो आपने यहाँ तक क्या देखा, ली चेटेलियर प्रिंसिपल का यहाँ तक एक्सप्लानेशन देखा, केवल एक्सप्लानेशन, यूजेज नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ पे, अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल, और इसको हम एक शॉर्ट बना दिए हैं यहाँ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल इन इक्विलिब्रियम, जो आपने पढ़ा है उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन का ऊपर हम एक पार्ट ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। लॉ ऑफ मास एक्शन का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि जब डेल्टा एन का वैल्यू आ जाए क्या, 0, केवल क्वेश्चन से भरा पड़ा ये जगह है, ठीक है। डेल्टा एन का वैल्यू आ जाए क्या, 0। कैसे 0 आ रहा है, देखिए H2 और I2 रिएक्शन कर रहा है, तो 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है, तो 2 मोल इधर भी हो गया 2 मोल इधर, तो 2 में से 2 अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शर्त यही होना चाहिए कि सब का सब गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और गैसियस स्टेट में आपको दिख भी रहा है। तो डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ क्या है, 0। तो डेल्टा एन का वैल्यू जब 0 आ जाए तो एक्स यानी जो बदलाव आता था, चेंज आता था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो वॉल्यूम का और ना तो प्रेशर का, क्योंकि इसके ऊपर भी आप ले लिए हैं नॉट एंड नॉट, ठीक है। तो किसी का पावर आपका नॉट या 0 दे देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो यानी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो प्रेशर भी इसमें इंक्रीज करिए तो एक्स का वैल्यू अनचेंज्ड, वॉल्यूम से भी एक्स का वैल्यू क्या रह जाएगा, अनचेंज्ड। ये थोड़ा सा ये कहाँ से ये पार्ट आपको मिलता दिख रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन से। वही डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए या पॉजिटिव, तो जैसे देखिए ये है 1 मोल और ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो टोटल 2 में से आप 1 घटाइएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, +1, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v टू द पावर 1/2 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p टू द पावर 1/2। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये प्रेशर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रेशर को जब इंक्रीज करिएगा तो x का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम को इंक्रीज करिएगा तो x का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली डेल्टा एन जी का वैल्यू स्मॉलर देन 0 या नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ देखिए 3 मोल एंड 1 मोल, तो ये हो गया 4 मोल, और ये कितना 2 मोल, 2 में से 4 को घटाइएगा तो -2 वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो चेंज आता है किसी भी रिएक्शन में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर का। इसका मतलब ये हो गया कि आप प्रेशर को जब इंक्रीज करिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम को इंक्रीज करिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब नीचे देखिए ये सब समरी टाइप का है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब बन करके आ सकता है। अब मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैसेज अभी पढ़ा चुके हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे एक्शन चेंज रहेगा कब, जब डेल्टा एन का वैल्यू 0, डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ क्या था, पॉजिटिव, और डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ क्या था आपके पास, नेगेटिव। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये अनचेंज रह जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा और नेगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे अनचेंज्ड रह जाएगा, दोनों इफेक्ट, वॉल्यूम का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें अनचेंज्ड और इसमें भी अनचेंज्ड रह जाएगा, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज की ओर, और यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल, तो एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल हम अगले वीडियो में आप लोगों को दे देंगे। और यहाँ अभी तक हमने बात किया है कौन सा, ये चलिए देख लेते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम पे देख लेते हैं, अगले वीडियो के चक्कर में नहीं रहिएगा, यहीं देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए यहाँ समझ लीजिए एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ ली चेटेलियर प्रिंसिपल में क्या होगा, रिएक्शन विल बी चेंज इन ओनली एंड ओनली फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट कौन कौन हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इन सबों को हम बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जो आइस है सॉलिड है, आइस क्या है सॉलिड, ये कन्वर्ट कर रहा है वाटर में और दोनों चला जाए इक्विलिब्रियम में, दोनों का स्टेट हो जाए इक्विलिब्रियम, है तो दोनों H2O ही, आइस के फॉर्म में भी H2O और वाटर के फॉर्म में भी H2O, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जब आप 1 ग्राम आप H2O लेते हैं तो उसका वॉल्यूम हो जाता है 1.09, और 1 वही मेल्ट होकर के जब 1 ग्राम वाटर हो जाएगा तब उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1.01 ml। तो आप देखिए कि जब आइस था तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा, और जैसे ही मेल्ट किया तो उसका वॉल्यूम उस उतना ही अमाउंट के वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तभी तो आप आइस ज़्यादा टुकड़ा में लेते हैं किसी भी ग्लास में तो लगता है कि पूरा भर चुका है, थोड़ी देर के बाद जब मेल्ट कर जाता है तो देखते हैं क्या, ये तो घट गया। तो घट कितना से घटता है, 0.08 से घट जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोई भी सॉलिड जैसे आइस कन्वर्ट कर रहा है किस चीज़ में, लिक्विड में, तो आप प्रेशर या टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा किस तरफ के, टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर है और ये वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो वेपोराइजेशन होगा, तो वेपर ज़्यादा बनेगा, रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वेपर, और प्रेशर इंक्रीज करिएगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कंडेंसेशन होगा। फेवरेबल कंडीशन फॉर वाटर, जो लिक्विड वेपर में जो कन्वर्ट करेगा तो टेम्परेचर शुड भी होना चाहिए ग्रेटर एंड प्रेशर शुड भी होना चाहिए लो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैस है और वाटर के बीच में, तो यहाँ तो सॉल्युबिलिटी का केस आ गया कि गैस डिजॉल्व कर रहा है किस चीज़ में, वाटर में, तो गैस यहाँ सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट कम हो वो सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट, दोनों मिलकर के एक्वा सॉल्यूशन बना रहा है। तो फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज के लिए क्या होना चाहिए, वॉल्यूम शुड बी लो और प्रेशर शुड बी हाई। ये सब कंडीशन आपको क्या रखना होगा, रिमेंबर करके रखना होगा। तो चलिए इन्हीं सबों के साथ अब हम अपने वीडियो को विराम देते हैं और यहाँ ली चेटेलियर प्रिंसिपल को हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।